हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्याम सुंदर मिश्रा। 2018 WBCS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मुझे रैंक 7 मिला था। मैं अभी झारग्राम में पोस्टेड हूँ एज ए डिप्टी मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कलेक्टर। आज जो हम ये वीडियो कर रहे हैं उसका मेन टॉपिक ये है कि हमारे पिछले वीडियो में हमें कुछ क्वेरीज़ मिले थे, जहाँ पे आप सभी लोगों ने डिमांड किया था कि हम लोग जो अपना हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर है उस पेपर की कैसे तैयारी करें, उसके बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि कंपलसरी पेपर जो है हमारे मेंस एग्जामिनेशन में वो 6 पेपर हैं। उसमें से हिंदी कंपलसरी उन बच्चों का है जो हिंदी लेके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनका मीडियम हिंदी होगा। तो आपको 2-3 चीज़ें हमें समझनी है इसमें। सबसे पहले मैं तो कुछ पेपर सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके आपको कुछ एक मॉडल आंसर पेपर दे सकता हूँ, जिसमें आपको मिलेगा कि हमें कैसे आंसर करना चाहिए और क्या रेफरेंस होना चाहिए हमें। तो एक मॉडल आंसर पेपर हम बनाएंगे 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करके, जिससे आपको एक क्लियर कट एक आइडिया मिलेगा, एक गाइडेंस मिल पाएगा कि कैसे आपको आंसर करने चाहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल पाएँ। तो वो एक मॉडल आंसर बना के हम अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा वो PDF कॉपी। 2-3 चीज़ हम डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल आंसर तो अपनी जगह है, हमें समझना पड़ेगा कि हिंदी डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है, आप क्या करो कि पहले PSC के साइट पे जाओ, 2-3 साल के हिंदी डिस्क्रिप्टिव के जो पेपर हैं वो डाउनलोड करो और आप उस पेपर को देखो। और आप ये माइंड में बिल्कुल मत रखो कि ये एग्ज़ाम WBCS एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम है, ठीक है। आप सिंपली उस पेपर को जैसे आपने अपने क्लास 10 या 10वीं या 12वीं क्लास में जैसे आपने पास करी है, उस तरीके से आप इस पेपर को अप्रोच करो। आप देखोगे चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फील होगा कि यार मैं तो नहीं कर सकता। एक बार आप देखो, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि हम पेपर को देखते नहीं हैं। हमें लगता है कि पता नहीं कौन सा हम बड़ा एग्ज़ाम लिख रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा पेपर होगा। क्योंकि अगर हम पेपर को देखें, अभी देखें आपके सामने में और डिस्कस करें, तो आपको लगेगा यार ये सब चीज़ें तो हमें सब आती है, हमें बस चीज़ों को लिखना है अच्छी तरीके से, है ना। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन अगर इसमें हम देखते हैं, वैसे इस पेपर का नाम ही रखते हैं वे लोग कि हिंदी लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट, प्रिसीज राइटिंग, कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें है कि राइट ए लेटर इन द वर्ड्स 150। 150 वर्ड्स में 3 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से 3 टॉपिक पे से आपको एक टॉपिक पे एक लेटर लिखना है ना। वहाँ पे आपको आपके नाम में आपको XYZ यूज़ करना है और एड्रेस जो है आप कुछ भी एक रैंडम एड्रेस यूज़ करोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो अगर आप इसमें ये टॉपिक्स देखो, पहला टॉपिक एक समाज में बढ़ती हुई असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। कितना सिंपल चीज़ है कि समाज में जो असुरक्षा वगैरह बढ़ रहा है इस टॉपिक पे, तो क्या करना है आपको, इस टॉपिक को पहले सोचना है, सोच के उसके पॉइंट बना लेने हैं, आप पॉइंट बना के आपको इसका आंसर लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखने हैं। दूसरा टॉपिक जैसे है, मान लीजिए इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखिए। और तीसरा है कि कोरोना या कोविड-19 का समाज पर प्रभाव, इस पर लिखिए। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या जो भी आर्टिकल्स वगैरह कहीं पढ़ते हो, तो आपको एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, और वो आपके जो नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी नॉलेज को आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो आपको शायद समझनी चाहिए कि फॉर्मेट कैसा होगा, है ना। एक लेटर का एक फॉर्मेट है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसका मार्क्स का ब्रेकअप, तो 40 नंबर है इसमें अलॉटेड। तो उस 40 नंबर में अगर आपने फॉर्मेट सही लिख दिए तो उस पर ही आपको कुछ मार्क्स हैं। कुछ मार्क्स हैं आपने सब्जेक्ट्स लिखे तो, कुछ मार्क्स से आपने डेट वगैरह डाल दिए तो, कुछ मार्क्स है आपके कंटेंट पे। तो मार्क्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है उसके पास एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कुछ चीज़ें फॉलो करने से 50% मार्क्स आपको ऐसे ही मिलने हैं, और कंटेंट बढ़िया करने से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिससे लिख रहे हो उसका नाम इधर रहेगा टॉप लेफ्ट में, फिर आपके सब्जेक्ट रहेंगे, फिर आपका कंटेंट रहेगा, इधर आपका डेट रहेगा, और उसके बाद लास्ट में आप उनको थैंक्स बताओगे और लिख के फिर अपने नाम और ये सब लिखोगे। तो जब मैं मॉडल आंसर बनाऊंगा तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पत्र लिखना ज़रूर आता होगा, है ना। तो एक फॉर्मल सा लेटर लिखना है, आपको बहुत सारे फॉर्मेट वगैरह नेट पे भी मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो काम करना है उस पर हम फोकस करते हैं कि आप इस तरह के 3-4 पेपर को सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के बाद आपके पहचान वाले कोई टीचर हो, कोई भैया हो, कोई दीदी हो, कोई सीनियर पर्सन हो जो हिंदी के बारे में थोड़ा अच्छे से जानता हो, जो हिंदी लिटरेचर वगैरह थोड़ा लेके पढ़ा हो, जो हिंदी के टीचर हों, आप उनको ये पेपर दिखाओ, उनसे करेक्शन करवा लो। और जब वो करेक्शन करते हैं, वो जो फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक का आप यूज़ करो अपने अगले आंसर राइटिंग में। यहाँ पे एक और छोटा सा एडवाइस मैं दूंगा जो मैंने खुद अपने जीवन में यूज़ किया है, वो ये है कि जब आप अपने कुछ भी आंसर लिखते हो, एग्ज़ाम हॉल में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम चीज़ों को लिखें और खुद पढ़ें। रैंडमली आपको बता रहा हूँ कि आप एक दिन 2 घंटे 3 घंटे का समय ले लो, लेके बैठो, पेपर एक सॉल्व करो।
उसको जब आप कोई चीज़ लिखते हो, आप कोई लेटर राइटिंग लिखो या आप कोई रिपोर्ट लिखो, लिखने के बाद ना 2 घंटे बाद ना आप चीज़ों को खुद से पढ़ो, आपको बड़ा अजीब लगेगा। आपको लगेगा भाई मैंने ये क्या लिख दिया, मैं तो इतना गंदा नहीं लिख सकता। आपको फ़ील होगा, आपको लगेगा कि आज आप अपने आप को अलग तरह से देख रहे हो, क्योंकि उसमें जो कंटेंट होगा आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये कंटेंट मैं लिख सकता हूँ, है ना। आपको ज़रूर लगेगा कि यार ये तो 30% भी नहीं है जितनी मेरी एफिशिएंसी है, जितनी मेरी पोटेंशियल है। आपके पोटेंशियल का 30% आउटपुट भी आपके उस पेपर में आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आप जो लिखो उसको आप 2 घंटे बाद खुद से पढ़ो, एक बार नहीं, आप 3 बार पढ़ो। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन रहती है उस इन्फॉर्मेशन को आप पुटअप कर देते हो यहाँ पे जल्दी जल्दी में। फिर जब आप पढ़ते हो उसको दोबारा खुद से रीड करते हो, उस टाइम आप अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हो। उस टाइम आप रियलिटी समझ पाते हो कि यार कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो आप अपने आंसर लिखो, 2 घंटे बाद अपने आंसर को खुद ही पढ़ो, आप उसमें देखो कहाँ गलतियाँ हैं, आप उसमें करेक्शंस करो, और फिर आप सही तरीके से लिखने के बाद आप उसको ठीक कर लो, है ना। तो जब जब आप अपने ही आंसर को लिखने के 2 घंटे बाद जब पढ़ते हो तो आपको उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे। उस इम्प्रूवमेंट्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करो, फाइनल वर्जन लिखो। लिखने के बाद अपने किसी टीचर, कोई भैया, कोई दीदी जो भी आपके गाइड कर रहे हो आपको, आप उनको दिखाओ। आप देखोगे चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, है ना। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो कुछ दिनों तक, बहुत आराम से आप तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े ईजी पेपर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम उसमें देखें तो इसमें है कि आपको महिलाओं पर बढ़ रही सामाजिक हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए समाचार पत्र के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए। सेम तरह क्वेश्चन है, टॉपिक अलग है। तो इस तरह से ही डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं, आप देखोगे यहाँ पे सोसाइटीज़ के इश्यूज़ पे ही आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसमें आपका 2 चीज़ टेस्ट हो रहा है। एक फॉर्मेट, आपको पता है क्या क्या फॉर्मेट में लिखना है, फॉर्मल चीज़ें लिखनी है तो आपको क्या ये इसका फॉर्मेट पता है, तो एक तो आपको फॉर्मेट समझ लेना है। दूसरा आपका कंसेप्ट और नॉलेज को थोड़ा टेस्ट किया जा रहा है कि आपको नॉलेज क्या है उस सामाजिक चीज़ों का, वो हमारे सामाजिक चिंताएं जो हैं, जो हमारे आसपास जो चीज़ें घट रही हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो चेक करना चाह रहे हैं ना। जो कि आपके आंसर राइटिंग से, आपके कंटेंट में मालूम चलेगा कि जितना तगड़ा कंटेंट आप लिख पाते हो, जितने इंप्रेसिव कंटेंट आप लिख पाते हो, उतने अच्छे आपको फिर मार्क्स फेच होंगे। उसके बाद आप देखोगे 3 नंबर क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसका सार लिखना है। आपको ये करने के लिए कम से कम आपको गद्यांश को मिनिमम 3 बार पढ़ लेना है ना। पढ़ के आप इसके मूल कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें किस चीज़ पे फोकस दे रहा है, क्या सेंटर पॉइंट क्या है। इसमें एक सेंटर पॉइंट है, इसके पेरीफेरी में बहुत सारी बातें बताई गई है आपको, है ना। आपको पेरीफेरी फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है सेंटर पे, मेन क्या सेंटर है। उस सेंटर को लेके आपको 2 से 3 लाइन में इसका सार लिख देना है, और इसकी एक अच्छी सी आपको शायद टाइटल वगैरह भी देनी पड़ती है, तो इसका एक टाइटल भी दे दीजिएगा। उसके बाद अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो उसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, उसमें डिटेल में कुछ दिया हुआ है, 5 7 10 लाइन के आसपास एक पैराग्राफ है। उसी पैराग्राफ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब में 10 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं। उसमें यही करना है आपको, 3 बार पढ़नी है। 3 बार पढ़ के जो की टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मूल बिंदुज हैं, उनको आपको मार्क कर लेने हैं। मार्क करने के बाद क्वेश्चन पढ़ना है, चारों क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, चारों क्वेश्चन को माइंड में रखना है। चारों क्वेश्चन माइंड में रखने के बाद फिर से आपको एक बार आंसर मतलब वो गद्यांश पढ़ लेना है। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब दोबारा आप गद्यांश पढ़ते हो ना, तो आपको क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से समझ में आएंगे और आप उसके आंसर्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली निकालने लगोगे। इस तरह से उसके आंसर्स को लिखने हैं। और सबसे लास्ट वाला जो है वो है कि आपको गद्यांश को हिंदी से आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो बॉस ये जो है हमारा क्या आप कहते हैं इसका ट्रांसलेशन तो हम क्लास 6 7 8 9 से ही पढ़ते आते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पेपर में कोई बहुत दिक्कत होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी दिक्कत है जो मैं समझ रहा हूँ, उसका एक रीज़न ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसको। हमें लगता है कि यार ये चीज़ें बड़ी आराम से हो जाएगी, लेकिन आपको मैं बता दूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे वो आपके सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्विस मिलना है तो आपको रेवेन्यू मिल सकता है, अगर आपने अच्छे स्कोर किए तो। रेवेन्यू मिलना है तो आपको हो सकता है कि आपको पुलिस सर्विस मिल जाए, और आपने और अच्छे स्कोर किए तो पुलिस सर्विस नहीं मिल के आपको एग्जीक्यूटिव भी मिल जाए। क्योंकि हमारे टाइम का मैं बता रहा हूँ, हर बार का मुझे ट्रेंड नहीं पता, देखना पड़ेगा। हमारे टाइम का जो ट्रेंड था, जो रिज़ल्ट आया था, तो क्या होती है कि एक तो रैंकिंग आती है ग्रुप ए में, मान लो 6 7 सर्विसेज हैं, तो एक तो रैंकिंग आती है कि ग्रुप वाइज सर्विस वाइज रैंकिंग आती है कि WBC एग्जीक्यूटिव में ये रैंक 1 से लेकर 20 तक हैं। ग्रुप बी में ये यहाँ से यहाँ तक रैंक है। और उसके बाद मान लो कि आप ग्रुप ए में जो और भी सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज हैं या फूड एंड सप्लाई हैं और बाकी सर्विसेज हैं, सबकी रैंकिंग आती है। बट एक जनरल लिस्ट भी आता है। तो मुझे याद है हमारे टाइम जो जनरल लिस्ट आई थी उसमें रैंक 1 से लेके रैंक 9 तक या 10 तक शायद वो कंटिन्यू एग्जीक्यूटिव में ही सारे थे, है ना।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव पाना है तो आपको टॉप 10 में, टॉप 15 में, इस तरह से आपको रैंक रखने पड़ते हैं नॉर्मली, जनरल कैंडिडेट आप हो तो आपके रैंक में ये इम्प्रूवमेंट कर सकता है, इसीलिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज मार्क्स तो सबके इसमें आते हैं, है ना, लेकिन अगर आप कंटेंट अपने अच्छे रखते हो तो आपको इसमें बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप अगर वो जो पेपर 3, 4, 5, 6 है हमारा, जहाँ पे MCQs हैं, जहाँ पे हमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये जो करंट अफेयर्स और अर्थमेटिक, मैथ्स वगैरह सॉल्व करने हैं, वहाँ पे आपको जो 15-20 नंबर का मार्जिन गेन करना थोड़ा टफ हो सकता है। यहाँ पे आप वो मार्जिन बिल्कुल गेन कर सकते हो, है ना। उसके बाद अगर हम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी ठीक इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। पाँचों क्वेश्चंस के आपको ये करना है कि आप आज जाओगे, पेपर डाउनलोड करोगे, उसके आंसर्स लिखोगे, आप किसी को भी भेजो, कोई पहचान वाला हो, कोई टीचर हो, कोई रिलेटिव हो, कोई नहीं मिले तो आप मुझे भी भेज सकते हो, है ना। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कोई भी पेपर आप लिखो, आप मुझे भेजो, मैं उसको करेक्शन करके, मैं चेक करके आपको बता दिया करूँगा कहाँ आपको और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मेरे मेल पे आप मेल कर सकते हो। और आपको एक चीज़ बड़ी समझनी पड़ेगी, बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये है कि भाई हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग क्लास 5 में जाके हमने पहली बार ABCD पढ़ी है, ठीक है। आज की जो जनरेशन है या आपके टाइम के जो लोग अभी जो एग्ज़ाम्स वगैरह लिख रहे हैं या अभी की जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि सीनियर KG, जूनियर KG, नर्सरी 1, यहाँ सबसे ही हम लोग अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ी लिखना, पढ़ना, बोलना आपके लिए इतना टफ नहीं होना चाहिए। और देखिए अंग्रेज़ी एक लैंग्वेज है, ऐसा कुछ तिस्मार खान चीज़ तो है नहीं जिसे आप सीख नहीं सकते हो। हम इतने सारे सब्जेक्ट नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन एक लिटरेचर पेपर इंग्लिश, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं भाई? इसमें तो आपको ग्रामर पे कमांड लेना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है, आपको टेंस पढ़ना है, प्रीपोजिशन वगैरह पढ़नी है, सेंटेंस फ्रेमिंग आपको आनी चाहिए, और फिर आपकी हो जाएगी ये बड़े आराम से। तो आप क्या करो कि आप द टेलीग्राफ या टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ो, सेंटेंस फ्रेमिंग करना सीखो, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ो, कुछ इंग्लिश के न्यूज़ चैनल वगैरह से न्यूज़ सुनो, वीकेंड्स में कभी कभी इंग्लिश मूवी देख लिया करो, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करो। देखो बॉस, लाइफ में इंग्लिश आपको हमेशा काम आने वाला है ना। आप किसी एग्ज़ाम के बात कर रहे हो या आप कहीं भी जाते हो, इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा इजी है यार सीखना, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत तो टफ नहीं है। आप एक बात को समझो, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी लैंग्वेज यूज़ होते हैं, उसमें से तमिल एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे 256 अल्फ़ाबेट्स हैं। वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज है तमिल। आप सोचो हमारे हिंदी में कितने अल्फ़ाबेट, हमारे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26 अल्फ़ाबेट हैं बस। तमिल में कितने हैं? 256 हैं। लोग सीख रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, तभी लोग अच्छा कर पा रहे हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, थोड़ा बहुत और पढ़ना है आपको, टेंस वगैरह सीखना है आपको, और कुछ वोकेबलरी वगैरह आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। अंग्रेजी पे आप कमांड कर सकते हो बॉस। आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना है आज के टाइम में, तो अंग्रेजी तो अच्छा करना पड़ेगा, है ना। टारगेट मोड पे ले लो इसको, मिशन मोड पे ले लो। हाँ हाँ, और एक बात और है, आप कहते हो रेफरेंस क्या चाहिए, सोर्सेज क्या चाहिए, बुक्स क्या चाहिए? कोई बुक नहीं चाहिए। आपने क्लास 8 से लेके या क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक जो भी आपने हिंदी में पढ़ा है वही आपका सिलेबस है। इंग्लिश भी ठीक है, इंग्लिश में भी आपने जो पढ़ा है क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक वही आपका सिलेबस है। आप उतना पढ़ लो, मैं गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी तो देना पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि आउट ऑफ 200 120 130 अचीव किया जा सकता है। बहुत कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो बॉस। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने अच्छे मार्क्स ले आए हैं, आप भी ला सकते हो, आपका भी सिलेक्शन होगा। बस आपको अपने अंदर वो आग जगा के रखनी है, वो फायर जगा के रखना है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम ये वीडियो क्लोज़ करेंगे, और हम बहुत ही जल्दी मॉडल पेपर लेके आएंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और बंगाली डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पे ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे एग्ज़ाम रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रेफ़र कर दीजिएगा, है ना। अब ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। अब जितने सारे लोग आप जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन करवाया जाएगा, उसके बाद ही फिर राहत की सांस ली जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।